कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद श्रीधम आप सभी का रिपब्लिका प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल पर, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर। इस चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ईएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यानी इंटरव्यू फाइनल स्टेज में इंटरव्यू के लेवल पर हैं और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि वो ईएसआई के लिए फाइनली सेलेक्ट हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग भी ईएसआई के लिए इंटरव्यू के स्टेज फाइनल स्टेज तक पहुँचे हैं, उन सभी को वंस अगेन बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। बट असली बधाई और कंग्रेचुलेशन तो तब होगा जब आप उस 212 के लिस्ट में होंगे, चूँकि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। आप पीटी मेंस फिजिकल टेस्ट पास करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने प्रति तो है ही, अपने घर परिवार समाज गांव मोहल्ला टोला, साथ ही अपने टीचर्स सोसाइटी के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप फाइनली सेलेक्ट हों और एज ए इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी आने वाले टाइम में निभाएं, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आए दिन बिहार में काफ़ी बढ़ रहा है। इसकी रिक्वायरमेंट महसूस गवर्नमेंट कर रही थी लंबे समय से। कई वजह है, नेशनल हाईवेज बढ़ रहा है, स्टेट हाईवेज बढ़ रहा है, शराबबंदी कानून बिहार में लागू है तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फ्लाईओवर वगैरह जैसी चीज़ें काफ़ी बढ़ रही है। तो इन सब में ट्रैफिक पुलिसिंग की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, ओवरलोडिंग जैसी चीज़ें हैं, जीएसटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चेक पोस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए गांधी सेतु है। गांधी सेतु आपने देखा होगा कि 83 में बन के तैयार हुआ था यह, और 16-17 सालों में ही यह खराब हो गया, खासकर उसका जो पश्चिमी लेन था। तो इसका वजह क्या था, किस कारण से खराब हुआ, हम सब लोग जानते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण जैसे ओवरलोडिंग रहा है। तो इस सारी चीज़ें आपके एरिया में आता है, आपके पावर और अथॉरिटी में आएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू है उस संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और 212 पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपको फाइनली सिलेक्ट होना है, ठीक है। इस पोस्ट में कहीं न कहीं अपने आप को, तो चूँकि आप इंटरव्यू के लेवल पर हैं तो काफ़ी क्रूशियल स्टेज है और वो भी 30 मार्क्स का इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू के मार्क्स को फाइनली जोड़ करके आपके मेंस के मार्क्स में मेरिट लिस्ट बनेगा। तो हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। हालांकि एरिया बहुत ही ज़्यादा है, शायद मैं इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा अभी ना कर पाऊँ, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं चर्चा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे इंटरव्यूज़ का होगा तो इंटरव्यू में बहुत सारी एरियाज इसमें आएगा। कुछ चीज़ें तो जनरलाइज चीज़ें हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर जनरलाइज चीज़ें को लिख लेता हूँ। यह जो कॉलम होगा जनरलाइज्ड होगा, ठीक है, एक जनरल लेवल पर जो बातें होती है। दूसरा मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ एक स्पेशलाइज्ड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी होगी, ठीक है, यहाँ और यहाँ भी होगा, जनरलाइज में भी और स्पेशलाइज्ड में भी। ये स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड ये आपका जो जॉब है ईएसआई का, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, यह एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। यह कोई सिविल सर्विस वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जैसी चीज़ें
जहाँ पर जनरल बातें ज़्यादा होती है, हालांकि वहाँ भी आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिलता है और उसमें खास जिम्मेदारी को निभाना होता है, ठीक है। लेकिन ईएसआई के पोस्ट में और भी विशेष रूप से आपको यह इंस्पेक्टर का पोस्ट तो है, लेकिन यह स्पेशली क्या है, ट्रैफिक से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वहाँ पर उसके लिए आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरलाइज की अगर बातें करूं या ना करूं, ठीक है, मोटा मोटी कर देता हूं, फिर स्पेशलाइज पर आता हूं कि ये दोनों बातें हैं, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और चुनौती भी है। जो स्पेशलाइज चीज़ें हैं इसमें विशेष रूप से आपको जानने की आवश्यकता होगी, और यह एरिया एक ऐसा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस एरिया के बारे में तो है, जैसे मान लीजिए आपकी बायोडाटा से रिलेटेड प्रश्न पूछाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बॉडी लैंग्वेज को ले लेता हूँ। बॉडी लैंग्वेज अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, और जो आप नहीं कहते हैं वह चीज़ें कहीं न कहीं एक्सप्रेस हो जाता है आपके बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपका बायोडाटा। बायोडाटा में आपकी जो भी चीज़ें होती है वह क्या है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू में भी वह काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती है, स्पेशली आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, जो सब्जेक्ट्स रहा है, जहाँ से आपने स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपने किया है, उन सब के बारे में डिटेल जानकारी, कब किया है, क्या गैप रहा है, आदि चीज़ों के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। जो ईएसआई का पोस्ट है उस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर हम तुलना करें बीपीएससी वगैरह के इंटरव्यू से, तो थोड़ा सा ये हट करके कई महीने में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग क्वालिफाई, मैक्सिमम लोग जो क्वालिफाई इसमें हुए हैं वह वन डे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा मतलब आपकी तैयारी होती है, आप लंबे समय से वन डे एग्ज़ाम में आप लगे रहे हैं, तो आपका पीटी मेंस रिटेन वाली जो चीज़ें हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ें हैं, वो तो ठीक है, क्योंकि आपके पीटी के एग्ज़ाम में भी और मेंस के एग्ज़ाम में भी चूँकि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही होता है, तो वहाँ तक तो ठीक है आपका। लेकिन जो इंटरव्यू वाला पार्ट है वह आपके लिए बहुत क्या है, कन्वेंशनल नहीं है, आपके लिए ट्रेडिशनल नहीं है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मतलब बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है और महसूस किया है कि प्रवृत्ति यह है कि सर हमसे जो लिखवाना है लिखवा लीजिए, बोल नहीं पाऊँगा सर। कुछ यही चीज़ें हैं, बोल न पाने की, अपनी बातों को एक्सप्रेस न कर पाने की, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है, एक प्रेजेंटेशन वाला पार्ट की लैकिंग होती है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं और उन्हें वह एक्सपोजर नहीं मिलता है अपनी स्कूलिंग वगैरह के टाइम में। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जैसे स्टेज फियरिंग हो गया, पब्लिक डायलॉग हो गया, किसी भी मुद्दे पर एक विचार विमर्श हो गया, क्विज हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, कल्चरल प्रोग्राम्स हो गया, इन सारी चीज़ों पर एक्सटेम्पोर हो गया, भाषण प्रतियोगिता हो गई, इस सारी चीज़ों की कहीं न कहीं चूँकि आपके करिकुलम में, सिलेबस में चीज़ें नहीं है और एक्स्ट्रा करिकुलम में आप ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, तो आपको समस्या आती है। इसलिए आपके लिए यह जो इंटरव्यू का दौर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जैसा कि मैं महसूस किया हूँ आप लोगों के सानिध्य में रहते हुए। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए मॉक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरल इश्यूज है, बॉडी लैंग्वेज है, बायोडाटा है आपका, एकेडमिक इश्यूज अगर हॉबीज है, जो भी आपका हॉबी है, हॉबी आपके लिए एक ऐसा सर दर्द होता है, जब भी एग्जाम आता है तो आप हॉबी को ढूंढना शुरू करते हैं कि हमारी क्या हॉबी है।
वस्तुतः हॉबी आप वह नहीं है जिसको आप ढूंढ रहे हो, एग्जाम से पहले ढूंढना शुरू कर देते हैं, वह तो एक्चुअल में आपकी हॉबी है ही नहीं। फिर तो हॉबी वह है जिसमें आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा, आपका एक विशेष एक आनंद जिसको आप इंजॉय करते हैं अपने लेजर पीरियड में, लेजर टाइम में जब आप खाली होते हैं। एक प्रोफेशनल लाइफ होता है हमारा, और एक कहीं न कहीं वह पार्ट होता है जो कि हमारी बिल्कुल ही कोर में होता है। तो हॉबी वाली चीज़ें हो गई, तो यहाँ भी थोड़ी सी काम करने की आवश्यकता है। फिर आपका बिहार से रिलेटेड चीज़ें हो गई, बिहार स्पेशल वाली चीज़ें हो गई। मान लीजिए बिहार का कोई भी स्पेशल इशूज है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल वगैरह है, नेशनल इंटरनेशनल जो भी इशूज है इससे रिलेटेड, तो बिहार से रिलेटेड हो गई। बिहार के फिर स्कीम्स वगैरह हो गया, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड हो गई। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता होती है। एक एरिया जो है, एरिया मतलब आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हालांकि बायोडाटा में ही आ जाता है, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस एरिया का। मान लीजिए आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर सिवान से बिलोंग करते हैं, या औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, मोकामा से, नवादा से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग करते हैं तो वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, जोग्राफिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, इन सब के बारे में जानने की अपेक्षा होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें एक जनरल बातों के तहत हमने रखा है, जनरल कैटेगरी में रखा है, जो कि पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है, चूँकि यह एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, जैसा कि मैं बताया, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जॉब है, जिसमें आपको इन्फोर्समेंट यानी किसी भी चीज़ को लागू करना, करवाना, इन्फोर्समेंट प्रवर्तक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, प्रमोशन हो जाएगा तब आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बन जाएंगे। फिर उससे भी सबसे पहले तो यही बात है कि यह जो हायरकी जो भी मैं बता रहा था, आपकी पोस्टिंग यहाँ पर ESI के रूप में होगी। तो ESI की क्या कार्य जिम्मेदारी है, क्या है ना, क्या इनका वर्क क्या है, क्या कार्य है और क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको जानना जरूरी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपके ट्रेनिंग का पार्ट होता है, लेकिन मान लीजिए इंटरव्यू में बहुत ऐसे दो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऐसा आता है जिसे इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, और एक स्टूडेंट ऐसा आता है जिसे इन सारी चीज़ों की जानकारी होती है, उससे अपने कार्य के बारे में, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्या हायरकी होगी, मोटर व्हीकल्स क्या है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों की जानकारी है। और दूसरा वह है जिसको जानकारी नहीं, और वह यह कहता है कि ये सर ये तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, इसको मैं बाद में सीख जाऊंगा सिलेक्शन होने के बाद। तो आप सोचिए कि किसका सिलेक्शन होगा। जो ऑलरेडी रेडी है, तैयार है, उसको लिया जाएगा, दोनों में से किसी एक को लेना होगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग दी जाएगी, वो तो सिलेक्शन के बाद दी जाएगी, लेकिन पहले सिलेक्शन तो हो। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, सिलेक्शन होगा तभी तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी ना। तो इसीलिए आपको ट्रेनिंग मिले, सिलेक्शन हो, इसलिए आपको यह जानना पहले से जरूरी है और आगे के लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ESI का क्या है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का क्या है। दूसरा है कि जो पोस्ट होता है, इसका पोस्ट की हायरकी क्या है, इसकी जो पोस्ट की हायरकी क्या है, पदानुक्रम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। ESI हो गया, SI हो गया, मान लीजिए ये हो गया ESI, फिर EI,
इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हो गया, फिर ADTO, फिर DTO, ठीक है। ये हायरार्की होती है, ठीक है। इसी हायरार्की को फॉलो करना होता है, आपको इस DTO के तहत अंडर में काम करना होता है, ठीक है। तो हायरार्की को जानना जरूरी है। फिर इसके बाद आपका जो काम है, जो इसकी यहाँ पर वो काम को थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर व्हीकल एक्ट जितने भी हैं, मोटर व्हीकल एक्ट जितने हैं, उस मोटर व्हीकल एक्ट को जानना होता है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में ब्रिटिश रेजिम में, ब्रिटिश पीरियड में ही 1914 को मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था, आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चंस यहाँ से ये बनता है, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में डिटेल में और भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी हम लोग देखते चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन करेंगे कि मोटर क्या है, मोटर व्हीकल क्या है। क्या हम अपने घर में कोई एक मैकेनाइज्ड, एक मैकेनिकल फॉर्मेट में कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई मैकेनिकल फॉर्मेट में मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल अपने घर में, यानी घर के भीतर हम यूज करते हैं, तो खिलौना के रूप में हो, वो काफ़ी एक एक्सपेंसिव, एक कॉस्टली खिलौना हो, मान लीजिए बच्चों के लिए हो, और उसमें मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल है के तहत वो आता है, तो क्या वहाँ पर MBI लागू होगा? मोटर व्हीकल जो एक्ट है, सॉरी MVI नहीं, MVA, मोटर व्हीकल एक्ट, सॉरी MVI लिखा गया था। MVI क्या होता है, यहाँ पर आपको ये भी जानने की आवश्यकता होगी कि आपका जो यह ESI का जो पोस्ट है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम MVI। MVI हुआ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ठीक है, आप ही के समकक्ष होता है, ठीक है, आप ही के समकक्ष होता है MVI, डन, MVI याद रखना है। मोटर व्हीकल इसका भी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का भी अभी जस्ट एग्जाम हुआ है। तो यह आपका ESI से कैसे अलग है MVI, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो आप समझिए कि जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है वह टेक्निकल पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। उसकी जो मोटर की जो मैकेनिकल या जो उसका जो मैकेनिज्म है वह भी उनको समझने की आवश्यकता होती है, जबकि आपको मोटर व्हीकल की जो ऑटोमोबाइल है उसके इंटरनल या उसके मैकेनिज्म को जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गियर है, स्टीयरिंग है, बहुत सारे उससे रिलेटेड नॉर्म्स हैं, तो उसके बारे में, इंटरनल चीज़ों के बारे में, या उससे रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या फिर मैकेनिकल डिप्लोमा से रिलेटेड चीज़ों की आपकी क्वालिफिकेशन के रूप में आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये तो MVI हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, और मैं मेंशन कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आ रहा हूँ एक एक करके, कि यह जो ESI, MVI और एक और पोस्ट है SI, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, तीनों में अंतर को भी आपको जानने की आवश्यकता होती है कि SI क्या है, सब इंस्पेक्टर क्या है, MVI क्या है और ESI क्या है। तो MVI से भी डिफरेंसेस को हम लोग देख रहे थे। दूसरा डिफरेंस है ESI और SI में देखेंगे। ये SI जो होता है, यानी जिसको हम लोग मोटा मोटी दरगाह के रूप में जानते हैं, सब इंस्पेक्टर जो एक SHO होता है, एक थाना का इंचार्ज होता है, तो उसकी क्या कार्य जिम्मेदारी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सारे आपके क्वेश्चंस के पार्ट हो सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, हर एक प्रकार का क्राइम है, चोरी है, बलात्कार है, डकैती है, छीना झपटी है, स्नैचिंग है, मोलेस्टेशन है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशंस हैं,
उसका आईटी सेल है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पुलिस विभाग का आजकल हो गया है। साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉरेंसिक है, तो एरिया काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यह जो आपका ईएसआई है, यह केवल और केवल क्या है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ट्रैफिक पुलिसिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है कार्यों की। यहाँ भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर आपको भी बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो ये तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि एसआई, एमबीआई, ईएसआई के बीच डिफरेंसेस क्या है। तीनों का लेवल लगभग बराबर होता है, पे स्केल वगैरह है, चीज़ें बराबर होती है, यूनिफॉर्म्स वगैरह है, जो एडवांटेज है, जो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मोर एंड लेस बराबर होता है। तो तीनों पोस्ट अच्छा होता है। अब मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा था मोटर व्हीकल एक्ट्स का, ये है मोटर व्हीकल एक्ट्स का। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1914 में आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर इसके बाद 1939 में आया है अंग्रेज़ों के टाइम में ही। फिर 1988 में आया है, जो कि 1 जुलाई 1989 से लागू होता है। फिर इसके बाद 17 है, 19 है, 19 वाला 1 सितंबर 2019 से लागू होता है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में है। फिर जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स बना है उसके अकॉर्डिंगली फिर रूल्स भी गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो उनको बनाना होता है। तो इन सारे एक्ट्स को मोटा मोटी आप देख जाएंगे। जो मोटर व्हीकल एक्ट्स अमेंडमेंट एक्ट्स 2019 है, जो कि 1 सितंबर 2019 से लागू भी है। तो उसकी मुख्य बातें क्या है, ठीक है। उसमें पेनाल्टीज का क्या मतलब वहाँ पर किया गया है, कैसे वह भिन्न है। तो सर्टेनली इस मुख्य रूप से पेनल्टीज और ऑफेंसेज और पेनल्टीज है उसको बढ़ा दिया गया है। अब पेनल्टीज ही है तो अब किस चीज़ के लिए कितनी पेनल्टी है, हेलमेट पहना है नहीं पहना है, सीट बेल्ट पहनना है नहीं पहनना, रोड क्रॉस जो ट्रैफिक लाइट है उसको आप क्रॉस कर जाते हैं क्या है, डबल ट्रिपल आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसका क्या है, किसी के पास में डॉक्यूमेंट है नहीं है क्या उसके लिए पेनल्टीज है, प्लेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है बारीकी से। और ये सारे आपके इंटरव्यू का क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। काम के रूप में क्या क्या है यहाँ वाली चीज़ें। तो काम के रूप में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल्स हो गया। अच्छा, गाड़ी से बातें याद आई कि क्या मतलब जो ई रिक्शा होता है, ई रिक्शा मोटर व्हीकल में आता है या नहीं आता है, क्या उसे नंबर प्लेट मिलता है या नहीं मिलता है। अब नंबर प्लेट मैं आता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्कुल चेन के रूप में जुड़ रहा है, आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। जैसे मान लीजिए नंबर प्लेट की बातें हैं, ठीक है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डीटीओ डिपार्टमेंट करता है और बहुत ही एक मालदार डिपार्टमेंट होता है। जब भी छापा पड़ता है तो आप सुनते होंगे कि फलाने डीटीओ के यहाँ या ये डीटीओ है उसके यहाँ ये मिला वो मिला, करोड़ों की दिस एंड दैट। तो काफ़ी मज़ेदार पोस्ट है। तो हाँ, मैं नंबर प्लेट की बातें कर रहा था। तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन